अकाउंट्स के पेपर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमारा अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसी पेपर प्रेजेंटेशन टिप कि इसके बाद तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर कभी नहीं छूटेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स, और जो हमारी डिजिटल चेकिंग हो रही है क्या उसका हमारे को कुछ ध्यान रखना है पेपर को प्रेजेंट करते टाइम। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनना और इसके बाद तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर छूटेगा नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स जो बच्चे अपने 3 घंटे वाले पेपर में करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना और इनमें से कोई भी सिली मिस्टेक तुम कल अपने पेपर में नहीं करके आना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नरेशन की। देखो, नरेशन का एक डाउट आता है कि लिखे या ना लिखे। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता देता हूं, अगर आप अपना 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, और नरेशन नहीं लिख के आओगे तो आपका हाफ मार्क्स कंफर्म कट हो जाएगा। ठीक है, तो नरेशन लिख के तो आनी। अब तुम्हारे माइंड में यार मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं। देखो, नरेशन की कोई प्रैक्टिस नहीं करता। आपको नरेशन बहुत शॉर्ट में लिखनी है। जैसे मान लो गुडविल वगैरह की एडजस्टमेंट एंट्री है, तो आप पता क्या लिखो उसमें, सिंपल शॉर्ट लिखो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस खत्म। इससे ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, या बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर्स को जब प्रॉफिट बांटा, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, जब पार्टनर्स में लॉस बटा। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बीइंग वर्ड लिखना और जो भी तुम्हारे को 1-2 वर्ड इंग्लिश के आते हैं वो लिख देना और खत्म। तुम्हारे को उससे दिमाग नहीं लगाना। मैं नरेशन का क्लियर बोल रहा हूँ, फॉर्मेलिटी होती है। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, लिखोगे तो आपका एग्जामिनर उसे रीड भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो नरेशन का हाफ मार्क्स कट हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। और ज्यादा डिटेल में मत लिखना कि नरेशन के चक्कर में तुम्हारा पेपर लेंदी होने लगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा नरेशन का पॉइंट कवर करा। एमसीक्यू में तुम्हारे को देखो, जो भी एमसीक्यू होते हैं, जैसे मान लो अपने को 20 एमसीक्यू करने हैं, तो फर्स्ट का ऑप्शन है, तो आगे जो हमारा आंसर होता है, जो रियल लैंग्वेज होती है, क्या वो लिखनी जरूरी है? देखो, वो लिखनी जरूरी नहीं है। आप फर्स्ट का ऑप्शन ए लिखो, ठीक है, वो जरूरी है, उसके आगे आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। चॉइस वाले क्वेश्चन में आप सेफ्टी के लिए आगे की लैंग्वेज लिख दो, ठीक है, ताकि टीचर को 1% भी शक ना हो कि तुमने चॉइस में कौन सा लिखा। वैसे उसमें भी चॉइस में पता है क्या, जैसे 4th क्वेश्चन में चॉइस है, तो 4th का ए है या बी है, चॉइस में लिखो तो ना ए ऑप्शन बी, ए और बी ऐसे चॉइस होता है। फिर ए का कौन सा है, ठीक है, तो तुम्हें उस तरीके से लिख दोगे तो भी ठीक है। नहीं तो चॉइस वाले में तुम आगे का आंसर लैंग्वेज लिख दोगे, तो वहां से भी टीचर को पता चल जाएगा आपने क्या करा है। ठीक है, अभी अटेम्प्ट कैसे करना है वो सारी चीजें बता रहा हूं। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स और जो तुम्हारे कॉमन डाउट्स हैं वो चीजें क्लियर कर रहा हूं। वर्किंग नोट का बहुत बच्चों को डाउट होता है कि आंसर के क्या बाद में बनाना कंपलसरी है या हम थोड़ा सा पहले बना सकते हैं। तो आप पहले भी बना सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाद में ही बनता है, पहले भी बना सकते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं? तो आप शॉर्ट फॉर्म्स देखो पूरे पेपर में कहीं पर भी यूज मत करना। बट एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, वर्किंग नोट को बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक कैलकुलेशन शो करनी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म वहां पर आप यूज कर लेना, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गंद मचा दिया वर्किंग नोट में, ऐसा मत करना। ठीक है, थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना, बट मेजॉरिटी जगह फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आईओसी लिख रहे हो ना, तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ब्रैकेट में आईओसी मेंशन कर देना, ताकि एक बार फुल फॉर्म लिखिए और उसके बाद दोबारा आईओसी इक्वल टू तुम लिख दोगे तो चल जाएगा, तब नंबर मिल जाता है। ठीक है, खाली आईओसी मत लिखना, एक बार फुल फॉर्म जरूर लिख देना। ठीक है, और दूसरी चीज, P&L अकाउंट हमेशा शॉर्ट में लिखा जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखने की जरूरत नहीं। P&L अकाउंट को आप शॉर्ट में P&L ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट का पॉइंट मैंने क्लियर कर डाउट वर्किंग नोट को लेकर ये भी आता है माइंड में, क्या वर्किंग नोट के कुछ मार्क्स अलॉट होते हैं या नहीं होते? तो भाई मार्किंग स्कीम जितनी भी मैंने देख रखी है, वर्किंग नोट के सेपरेटली मार्क्स नहीं होते। आपके अकाउंट्स के पेपर में स्टेप मार्किंग होती है, और वो जो स्टेप मार्किंग होती है, जो आपका फेयर ऑफिशियल आंसर होता है उसी में से होती है। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन का इग्नोर कर दो, वहां पे तरीके से करना। वो वाला क्वेश्चन का तो मेन जो वजन है वो है ही वर्किंग नोट में। ठीक है, जो एडजस्टमेंट टेबल होता है ना पास्ट एडजस्टमेंट का, तो वहां तो तरीके से ही बनाना। लेकिन कई बार क्या होता है, एडमिशन का, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन है, वहां पर वर्किंग नोट तुम थोड़ा सा क्विक वाले फॉर्म में, जल्दी जल्दी वाले फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, वहां पर उतना फेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग नोट वाला पॉइंट मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड है या नहीं है? आईओसी, आईओडी, फेयर आंसर में शॉर्ट फॉर्म्स लिखना अलाउड नहीं है। जैसे रेशो चैप्टर में तुम्हारे को करंट एसेट को सीए लिखा, करंट लायबिलिटी को सीए लिखा, ये सब मत करके आना। ठीक है, एक आध जगह मैक्सिमम, मतलब पूरे आंसर में सिर्फ एक जगह तुम करंट एसेट को सीए लिख दोगे चल जाएगा। ये नहीं कि पूरे आंसर में करंट एसेट्स इक्वल इतना, करंट सीए इक्वल सीए इक्वल सीए इक्वल, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, नंबर कट जाएंगे, अलाउड नहीं है शॉर्ट फॉर्म्स। अगला पॉइंट है आपका रीडिंग एरर को लेकर, और ये मोस्ट कॉमन एरर है। रीडिंग एरर क्या होता है कि आप या तो पूरा क्वेश्चन
ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, या फिर आप क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हो। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज का, तुमने क्वेश्चन देखा, अच्छा मुझे तो आता है, तुमने फटाफट उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, और ये ध्यान से रीड नहीं करा कि वो नीचे बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही बताओ, फालतू एक भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फालतू एंट्रीज करने के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है अकाउंट्स में, तो आप एडिशनल स्टेप्स अपनी मर्जी के मत लिखो, जो वो पूछ रहे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसी हिसाब से अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चंस आपने बहुत केयरफुली रीड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन की जो वैल्यूज होती है वो ध्यान से अपनी आंसर शीट में कॉपी करना, ऐसा ना हो कोई 1 0 कम तुम कॉपी कर लो या 1 0 ज्यादा कॉपी कर लो। तो बहुत ध्यान से, बहुत शांत मन से क्वेश्चन को रीड करना और अपनी आंसर शीट में शांति से, ध्यान से वैल्यूज कॉपी करना, क्योंकि एक बार गलत वैल्यू कॉपी कर लेना, तुम्हें पता है अकाउंट का क्वेश्चन, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत हुआ तो आगे का सारा गलत है, ठीक है, फिर पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा हमारा। अगला हमारा पॉइंट आता है अनश्योर क्वेश्चन। अनश्योर का मतलब है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, मुश्किल लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो अब भाई आपको एक चीज समझनी, इस क्वेश्चन में जो भी वेटेज हो, मैं कह रहा हूं चाहे 6 नंबर का क्वेश्चन हो, अगर तुम्हारा उसमें पेन नहीं चल रहा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या करना है, जगह छोड़ो, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-2 पेज तुम जगह छोड़ो और अगले क्वेश्चन जो भी है उन पे मूव करो, ठीक है। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में या एक क्वेश्चन में तुम इतना टाइम वेस्ट कर दो कि आगे का तुम्हारा जो पेपर है वो सारा छूट जाए। तो ये गलती मत करना। कभी भी डाउट आ रहा हो, लग रहा है टाइम लगेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए स्पेस छोड़ना, ठीक है, और आगे मूव करते जाना। अगला पॉइंट है हमारा रफ वर्क का। रफ वर्क की बात कर रहा हूं, वर्किंग नोट की बात नहीं कर रहा। रफ वर्क वो होता है जो हम कॉपी के साइड में बनाते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क को ना बिल्कुल आखिरी में बनाते हैं, अपनी जो आंसर शीट मिलती है लास्ट वाला पेज या आखिरी के 2 पेज रफ वर्क करते हैं। और एक तरीका होता है, जो भी पेज पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी पेज पे तुम अपना आंसर लिख रहे हो, उसी के साइड पे एक बॉर्डर बनाया और वहां पे अपना रफ वर्क किया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, लास्ट के पेज पे मत करो, नहीं तो पूरा टाइम तुम आंसर शीट पन्ने पलटते रहोगे। बहुत ज्यादा तुमने देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में ना आवाज भी बड़ी आ रही होती है पेजेस टर्न करने की, बहुत बच्चे लास्ट में बनाते हैं। तो लास्ट में मत बनाना, साइड पे बनाना, ठीक है। बॉर्डर ऐसे बना देना और यहाँ पे अपनी राइट साइड पे रफ वर्क करते रहना। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, मान लो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन है, ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम ये करो या वो करो। तो चॉइस में ध्यान से देखना, अब तुम्हारे पास या तो तुम्हें कोई एक आता होगा या फिर तुम्हें दोनों क्वेश्चन आते होंगे। तो अगर दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में जो चॉइस है, अगर तुम्हें चॉइस वाले दोनों क्वेश्चन आते हैं और दोनों तुम्हें आसान लग रहे हैं, तो तुम कौन सा करोगे भाई? तो तुम अपने माइंड में सोचना कौन सा जल्दी होगा, किसमें मेरा टाइम कम लगेगा, तो तुमने वो करना है। अगर मान लो दोनों क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, तो तुमने सेम अप्रोच लगानी है कि कौन सा क्वेश्चन कम हार्ड लग रहा है, वहां पे टाइम का मत देखना, वहां पर देखना कौन सा क्वेश्चन कम हार्ड लग रहा है ताकि वो सही से सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो ये चीज देखना, टाइम तुम्हारे को यहां पर मैनेज करना है चॉइस वाले क्वेश्चंस में। अब मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, वो फॉर्मेट को लेकर बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि भाई लाइनें खींचने में ही हमारा तो टाइम निकल जाता है। तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, लाइन खींचनी तुम्हारे को बहुत नॉर्मली है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाए, मान लो, या तो फ्री हैंड देखो, अगर तुम्हारी फ्री हैंड सीधी सीधी बनती है तो फ्री हैंड बना लेना, ठीक है। किसी को नहीं पता चलता बाद में कि तुमने स्केल यूज करा है या नहीं करा, ठीक है। और बाद में अगर थोड़ा सा नीचे से एंगल टेढ़ा भी होगा तो भी चिंता मत करो, इरेज करके दोबारा लाइनें खींचने मत लग जाना, ठीक है। लाइनें बस नॉर्मल नॉर्मल बना लेना। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, जैसे मान लो मेरे को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है, एकदम से एक चीज है दिमाग में आई, देखो, जैसे मान लो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को ये तुम स्केल से बना लिया, ठीक है, एक इसको स्केल से बना लिया, ठीक है। इसके बाद तुम ये वाली लाइन बना लो, चाहे स्केल से बनाओ चाहे फ्री हैंड बनाओ। अगर तुम्हारा फ्री हैंड थोड़ा थोड़ा सीधा है तो ऐसे कर लो, एक ये कर लो, ठीक है। फिर यहां पर तुमने ये कर लिया। तो ये कहने का मतलब है, जो लास्ट की ये जो बॉर्डर वाली लाइन है ना, ये वाली और एक ये डॉटेड वाली और ये बॉक्स क्लोज करने वाली, ये तीनों लाइन तुम बेशक मत बनाओ, ठीक है। ये तीनों लाइन तुम बेशक मत बनाओ। इसी को ना पेज के या बॉर्डर के एंड तक बना देना। यहाँ पे तुम्हारा जो पेज का बॉर्डर होगा, यहाँ तक यही वाली लाइन खींच देना और ये वाली लाइन इस पेज के एंड तक खींच देना, ठीक है। तो तुम्हारे को ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा 3 लाइनें बच जाएंगी हर अकाउंट में, ठीक है। तो इस चीज का तुम ध्यान रखना। अब जितने भी तुम्हारे नॉन एमसीक्यू मतलब जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 6 मार्कर्स वाले, 3 मार्कर, 4 मार्कर, ये वाली जो रेंज के हमारे सवाल हैं, इसको तुमने हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। एमसीक्यू तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही पेज पे 10 एमसीक्यू करे, अगले पेज पे आगे के 6 एमसीक्यूज करे पार्ट ए के। लेकिन नॉन एमसीक्यू जितने भी तुम्हारे थोड़े से भी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इनको सबको फ्रेश पेज से स्टार्ट कर। ऐसा मत करना है क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है, 22 तीनों एक पेज पे लगा दिए, तो ऐसा मत करना। हर एक क्वेश्चन को फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा।
अब एक और चीज हमारे माइंड में आती है कि पेपर में सीधा करूं या पेपर में उल्टा करूं। देखो इस चीज पे मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है कि हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, तो उसमें तुम्हारे को पता चलेगा, बट यहां पर भी मैं समराइज कर देता हूं। तो आपको रीडिंग टाइम में चेक कर लेना है कि एमसीक्यूज आपको आ रहे हैं या एमसीक्यूज में आपको ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम पेपर अपना सीधा करेंगे या उल्टा करेंगे। मान लो तुम्हारे को एमसीक्यू बहुत इजी लग रहा है, तुम्हारे माइंड में ही बहुत सारे आंसर आ गए कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, ठीक है, ऐसे ही समझ आ गया, तो तुम पेपर सीधा कर लेना, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज तुम्हें लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, तो तुम पेपर उल्टा स्टार्ट करना, ठीक है। तब तुम अपने 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले करना, ताकि लास्ट में अगर टाइम की कमी हो भी तो एमसीक्यूज में हम तुक्के मार मार के भी कुछ तो नंबर लेकर आ सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखना कि ऑर्डर में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। अगर सीधा किया तो मान लो सीधा कर रहे हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, सेवंथ के बाद एट। उल्टा कर रहे हो तो उल्टे में रिवर्स का ऑर्डर फॉलो करना, मतलब 34 के बाद 33, 33 के बाद 32। ऐसा नहीं 34 के बाद सीधा 22 आ रहा है, 22 के बाद 17 आ रहा है, ऐसे मत करना, ठीक है। ऑर्डर का तुम्हारे को पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं टाइम रिलेटेड थोड़ी सी चीजें कि आपके पास पेपर में कितना टाइम होता है। अगर भाई तुम्हें पूरे 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, मतलब तो अगर तुम 80 में से 80 लाना चाहते हो तो मोटा मोटा अगर तुम डिवाइड करोगे ना कि तुम्हें 80 मार्क्स लाने हैं, तो एक नंबर अचीव करने के लिए तुम्हारे पास 2.25 मिनट्स रहते हैं। मतलब हर 2-2.25 मिनट में तुम्हारे को एक एक नंबर खींचना है, मतलब तुम्हारे पास टाइम कम है अगर तुम्हें 80 में से 80 लाने हैं, ठीक है। जिनको 60 मार्क्स लाने हैं तो तुम्हारे पास लगभग लगभग 3 मिनट होंगे एक एक नंबर अपना सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो अब जिनका पेपर छूटता है ना, तो पेपर छूटने का जो दुख होता है, जो गम होता है, वो ज्यादा तब होता है अगर आता हुआ पेपर छूट जाए, ठीक है। अगर हमें आता ही नहीं था, मान लो हमारे को लाने ही 60 है, हमारा टारगेट ही 60 है, हमारा टारगेट ही 50 है, तो फिर पेपर तुम्हारे लिए लेंदी थोड़ी होगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती ही नहीं होंगी, ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, तो जितना आपका टारगेट कम है ना, तो पेपर आपके लिए फिर उतना लेंदी कम हो जाएगा। तो जिसको सिर्फ पास होना है, तो भाई तुम्हारे पास 6 मिनट्स होंगे एक एक नंबर सिक्योर करने के लिए, तो तुम आराम से करना, ठीक है। और गलतियां मत करना कि भाई जो आ रहा है क्वेश्चन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, टेंशन में तुम कॉपी पेस्ट गलत करो, मतलब उसकी वैल्यूज गलत लिखो या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है, तुम्हारा टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। हर किसी को हर सब्जेक्ट में फुल नहीं लाने होते, ये बात मैं जानता हूं, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो अगर आपका टारगेट कम है तो कहने का मतलब ये कि तुम्हारे लिए पेपर लेंदी नहीं है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे पेपर का पूरा जो टाइमिंग है उसको एक बारी जरा ब्रीफली ध्यान से सुन लो जरा। 10 बजे देखो तुम अपने हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाओगे, फॉर्म फिलिंग वाला तुम्हारा जो है स्टेप, मतलब जो प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, वो होता है, ठीक है। 10:15 पे तुम्हारे हाथ में अकाउंट्स का ऑफिशियल पेपर आ जाएगा और ये होता है तुम्हारा रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम का डिटेल्ड वीडियो है, बट समराइज कर देता हूं कि आपको इसमें एमसीक्यूज और जितने भी चॉइस वाले क्वेश्चन है ना, उनको टिक विक मारना है, ताकि ऐसा ना हो ड्यूरिंग पेपर, जो 3 घंटे का ड्यूरिंग हमारा मेन पेपर है, वहां पर ऐसा ना हो कि तुम चॉइसेस ही सिलेक्ट करो कि मैंने करना कौन सा, ठीक है। तो ये काम कर लेना, एमसीक्यूज की सिलेक्शन आपको मिनिमम करनी है। डिटेल में जानना है तो हाउ टू रीड वाला वीडियो है, 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करें, वो वीडियो देख लेना। 10:30 से तुम पार्ट ए करना, ठीक है। उल्टा करो या सीधा करो, शुरू पार्ट ए से करना, ठीक है। इसमें तुम्हारे को लग जाएगा 2 घंटा तो मिनिमम लगेगा, 2 आवर्स, और हो सकता है मैक्सिमम तुम्हें 2 आवर 30 मिनट्स लग जाए। अगर तुमने 1 बजे 2 आवर 30 मिनट्स अगर इस पे लगा, तो 1 बजे अगर तुमने पार्ट बी स्टार्ट नहीं करा ना, तो तुम्हारा पेपर कंफर्म छूटेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कह रहा हूं, हो सकता है किसी को आधा घंटा भी कम लगे, तो आपको भाई 12:45 पे पार्ट बी स्टार्ट करना, और पार्ट बी 45 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। इवन 30 मिनट्स में बहुत बच्चे कर लेते हैं। करना क्या, उसमें एक कैश फ्लो का क्वेश्चन करना है, एक कंपैरेटिव का करना है, एक अकाउंटिंग रेशियोज का सॉल्विंग का क्वेश्चन करना है, एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। ज्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो आप उसको 30 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स में कर लोगे। तो ये चीज थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, और बार बार टाइम देखने की जरूरत नहीं है, खामखा तुम लोग उल्टा नर्वस हो गए, गलतियां करोगे। वहां पर जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा ना, वो हर 1 आवर के बाद बताते हैं, ठीक है, कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया या 1 घंटा रह गया, वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो घड़ी वड़ी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देखना, अपना पेपर सॉल्व करने पे आपको अपना फोकस रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में फोकस मेंटेन रखने के लिए, देखो हमें 3 घंटे लगातार लिखना है, तो अपनी अटेंशन लेवल, अपना फोकस लेवल मैक्सिमम हो, तो पानी को सिप सिप करना, सिप सिप बोल रहा हूं, एकदम पूरा मतलब धड़ाधड़ पानी मत पी जाना, ठीक है। सिप करना, नहीं तो ज्यादा पानी पियोगे फिर वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, तो आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और बहुत प्रीशियस टाइम है हमारे पास, जो 3 आवर्स का हमारा
पेपर है, ठीक है। तो सिप ही करना है पानी को ताकि हमारी हाइड्रेटेड रहे हम लोग और हमारा दिमाग सही से चलता रहे, ठीक है। तो पानी की बोतल ले जाना मत भूलना, सारे बच्चे पानी जरूर लेके जाना। अब मैं एक और बात बताऊं, कंपैरेटिव और कॉमन साइज का क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में मैं सजेस्ट करता हूं अपने बच्चों की लास्ट में करना। इसका रीजन सिंपल सा है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा ना हो कि इसकी कैलकुलेशन करने में आपको ज्यादा टाइम लग जाए। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा और कैश फ्लो का क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। तो करना क्या, अपना पेपर में जब करोगे ना तो जगह छोड़ देना कैश इसकी कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन की या कॉमन साइज, जगह छोड़ देना और आगे का पेपर अपना कंप्लीट करना। जैसे ही कंप्लीट हो इस पे फिर से वापसी आ जाना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये मैं तुम्हारे को नॉर्मल सी एक बात बता रहा हूँ, देखो किसी के इस अकाउंट के में फुल मार्क्स आएंगे, किसी के 90% आएंगे, 70 आएंगे, 80% आएंगे, और कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ पास होना चाहता है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, जिसके 80 ऑन 80 आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये सब बच्चों से बहुत बेटर है। देखो मार्क्स हमारे थोड़ा लक होता है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा लक होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करी होती है बच्चे ने, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले एग्जाम्स में जिसके फुल मार्क्स आ गए वो जाते ही सीए बन जाएगा और तुम नहीं बन पाओगे। अगर तुम 90% लाए, 80 लाए या इवन पास हुए, हो सकता है बाद में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है। हो सकता है बाद में कोई तुम्हारा लाइफ में बहुत सारे भी एग्जाम्स होते हैं, वहां पर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो और लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करोगे। तो कोई भी ऐसे मत सोचना कि भाई हमारे मार्क्स कम अगर आए तो हमारा तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, टॉपर हमेशा ही हमसे आगे रहेगा, ऐसा नहीं है। टॉपर को आगे रहने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। जो भी टॉप करेगा ना इस पेपर में उसको आगे भी कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा ताकि आगे के एग्जामिनेशंस में भी वो बहुत अच्छा स्कोर करे। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा भाई, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जैसा भी है, मुझे पता तुम बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत की है सारे बच्चों ने, और लास्ट के कुछ दिनों में तो सबने ही बहुत एफर्ट्स करे। मैंने भी अपनी साइड से यार बेस्ट दिया है, जितने वीडियोस मैं बना सकता था मैंने बनाए हैं, ठीक है। सारे मैंने अपलोड करे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा भाई, टाइमली स्लीप अच्छे से लेकर जाना, 8 घंटे की स्लीप लेकर जाना। अगर 4 बजे उठकर पढ़ने वाले हो, लाइव वगैरह देखने वाले हो, तो रात को थोड़ा जल्दी सोना। ऐसा ना हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 7 to 8 आवर्स जितनी तुम्हारी बॉडी नींद मांगती है, किसी की बॉडी 9 आवर्स की स्लीप भी मांग सकती है। तो पूरी नींद लेकर अपनी सुबह पढ़ाई स्टार्ट करना। ऐसा ना हो नींद की वजह से तुम्हारा सुबह सर घूम रहा और अकाउंट्स का पेपर अपना खराब हो जाए। तो लास्ट में ऑल दी बेस्ट, यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सारे बच्चों को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, ठीक है। हर कोई मुझे पता है अपना बेस्ट देगा और तुम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर में आ जाएंगे।